देखिए, प्रकाश का एक घटना है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या इस घटना के बारे में कुछ सुने हैं आप? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 10th में सुने थे। देखो, सबसे पहला याद क्या रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, नाम के आगे क्या लग रहा है? परावर्तन। लेकिन सबसे पहला बात यह है कि ये परावर्तन का घटना है ही नहीं। ये घटना किसका है? अपवर्तन का। ये घटना किसका है? जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में तो अंतर होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब हम लोग ने क्या पढ़ा है कि कोई दर्पण है, मिरर है, इस पे कोई प्रकाश आएगा तो टकरा के वापस चला जाएगा, इसको ना परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि कोई एक क्या इसको बोलते थे? अंतरापृष्ठ, इंटरफेस, जो दो माध्यम को बांट रहा है। ऊपर में मान लीजिए क्या है? हवा। नीचे में मान लीजिए क्या है? वाटर। और ये क्या है? नॉर्मल, जिसको अभिलंब कहते हैं। अगर प्रकाश हवा से आ रहा है, कहां से आ रहा है? तो बताओ, ये पानी में जाएगा कि नहीं? पानी भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसको जाना चाहिए था कैसे? सीधा। लेकिन यहां से ये मुड़ नहीं जाता है। इसको बोलते हैं क्या? अपवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? दोनों घटना अपने आप में क्लियर है। अब हमको क्या समझना है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला चीज क्या बोले कि नाम है रिफ्लेक्शन, लेकिन ये घटना किसका है? रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का। किसका घटना है? तो क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, इसको हम मान लेते हैं अंतरापृष्ठ। क्या मान लेते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इस एक लाइन नहीं है, ये एक सतह है। देख रहे हो? ये एक सतह, जैसे मोबाइल दिख रहा है ना, तो मोबाइल का एक सरफेस है कि नहीं है? तो यहां पे आपको देखो, इधर से देख रहे हो तो क्या दिख रहा है? एक लाइन ही ना दिख रहा है। तो बोर्ड पे एक लाइन दिख रहा है, तो इसका मतलब एक लाइन है कि एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर अलग मीडियम, इस सरफेस के नीचे अलग मीडियम। हम मान लेते हैं कि ऊपर का जो मीडियम है वो विरल है, विरल, और नीचे का जो है वो सघन है। विरल का मतलब रेयर मीडियम, और सघन का मतलब डेंसर मीडियम। डेंसर माने सघन, घना, और रेयर माने विरल। अब यहां पे समझिएगा बात, इसको अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल। प्रकाश आ रहा है सघन माध्यम से। कहां से आ रहा है? तो प्रकाश इधर से लाइए, ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब इसको जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन सीधा जा पाएगा क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। नीचे कौन है? ऊपर कौन है? तो जब सघन से विरल जाएगा तो प्रकाश सीधा सीधा जा सकता है? जी नहीं जा सकता। ये अपने पथ से विचलित होगा। अब विचलित होगा तो किधर विचलित होगा? अभिलंब के तरफ कि दूर? दूर। तो ये प्रकाश कुछ ऐसा जाएगा। कोई दिक्कत हुआ समझने में? पहला कंडीशन क्या समझ में आ रहा है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर होना है तो तभी होगा जब प्रकाश कहां से कहां जाएगा? सघन से विरल। ये कंडीशन है। सवाल पूछा जाएगा कि बताइए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है कब? जब प्रकाश सघन से विरल जाए, विरल से सघन जाए, तो सघन से विरल। ये पहला पॉइंट है। आगे सुनिए, इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं?
विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। सब कुछ क्लियर है? अब क्या करो कि आप ऐसा करो कि थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा के देखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपतन कोण का मान है ना, इसको थोड़ा बढ़ा के देखो। तो देखिए यहां पे ये अभिलंब हो गया। अब हम क्या बोले कि आपतन कोण का जो मान है वो I1 हो गया। कितना हो गया? पहले कितना था? अब I1 जो हुआ वो I से बड़ा है, मतलब E कोण से इसका मान बड़ा है। तो बताओ इसको भी तो जाना चाहिए था, कैसे? सीधा। लेकिन जाएगा सीधा कि अभिलंब से दूर जाएगा? अभिलंब से दूर जाएगा। तब मान लो कुछ ऐसा जाएगा, जाएगा ना। इसको हम क्या बोलेंगे कि R1 है। पहले क्या था? अब क्या हुआ? R1 का मान क्या R से ज्यादा होगा? R1 का मान क्या R से ज्यादा होगा? जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी तो बढ़ेगा। तो अगर हम आपतन कोण I1 कर दिए जो कि I से बड़ा है, तो अपवर्तन कोण R1 हो गया जो कि R से। अगर थोड़ा सा I और बढ़ा के देखें, देखो तो, अगर थोड़ा सा I का मान और बढ़ा के देखें, देखिएगा ये सघन है, हम इधर लिख देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? जो किससे बड़ा है? I1 किससे बड़ा था? सबको समझ में आ रहा है ना? सीक्वेंस में हम I का मान बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं कि क्या होता है। बताओ, जब I था तो R था, I1 था तो R1 था, और R1 का मान R से बढ़ गया। अब फिर से थोड़ा बढ़ाए तो ई वाला जो किरण है, जो रे है, वो और नीचे आएगा। तो क्या यह संभव है कि यहां से चल जाए? इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन गया अभिलंब से दूर। तो अभिलंब से दूर तो जा ही रहा था। तो जैसे जैसे कोना बढ़ा और नीचे आएगा कि नहीं आएगा? और नीचे आएगा। तो संभव नहीं है कि अंतरा पृष्ठ से चल जाए। ये संभव है ना? जिस कोण पर, सुनना ध्यान से, जिस आपतन कोण पर, किस कोण पर? जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण कितना हो गया? तो जिस आपतन कोण पर, किस कोण पर अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन को क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। क्या क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब सुनो, अगर थोड़ा सा कोणवा और बढ़ा दे, क्रांतिक से भी थोड़ा और बढ़ा दे, तब क्या होगा? तो चेक करो, यहां यंत्रापृष्ठ को और आगे हम बढ़ा के देख रहे हैं। यह अभिलंब है, ये कोण है। हम मान लेते हैं कि ये कोण क्या है? I3। और I3 किससे ज्यादा है? I2 बन गया है कौन? IC, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री हो गया है ना। तो आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन का कोण कितना हो जाए, तो इस आपतन कोण को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। और अगला स्टेप में क्या किए कि आपतन कोण का मान क्रांतिक से भी बढ़ा दिए। समझ रहे हो बात? अब बताओ, क्रांतिक पे कहां से गया था? अंतरापृष्ठ से। अब कहां से जाएगा? तो अब क्या होगा कि प्रकाश जिस माध्यम से गया है उसी माध्यम में वापस चला आएगा। जिस माध्यम से गया है उसी माध्यम में। ये कब का कंडीशन है? ये कंडीशन है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक से ज्यादा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। समझ रहे बात? अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक से ज्यादा है तो प्रकाश का अपवर्तन संभव नहीं है। प्रकाश जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में वापस आ गया। इसी घटना का नाम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या समझ आया डायग्राम से कि हुआ क्या है? तो सबसे पहले आप इसी को बनाइए। सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कीजिए। लिखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है,
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो नहीं लिखो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है और यदि आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश का अपवर्तन संभव नहीं होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन संभव नहीं होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन संभव नहीं होता है और प्रकाश जिस माध्यम से आपतित होता है और प्रकाश जिस माध्यम से आपतित होता है और प्रकाश जिस माध्यम से आपतित होता है वह पूर्णतः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। वह पूर्णतः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश के इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। एक बार पढ़ के देख लीजिए अच्छे से कि क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखिए क्रांतिक कोण। 10 मिनट टाइम अभी है। क्रांतिक कोण जिसको क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो लिखो, डैश देके लिखिएगा। आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। समझ में आया बात? आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए तो क्रांतिक कोण किसको कहेगा? आप आपतन को कि अपवर्तन को? आपतन को। नीचे वाला को ना ऐसी बोले हैं। हाँ, इसमें कंफ्यूज रहता है बच्चा। आर को बोल देता है आप क्रांतिक कोण। आर है क्रांतिक कोण कि आई है? आई है। लिखो, इसे आईसी से सूचित करते हैं। इसे आईसी से सूचित करते हैं।
तो दो चीज समझ में आया आपको, एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कि कब होता है, कैसे होता है, और दूसरा कि क्रांति कोण किसको कहते हैं। दोनों चीज क्लियर है। अब शर्त पूछे कि बताओ क्रांति कोण बढ़ने का शर्त क्या है। ऑप्शन दिया रहेगा आर बराबर 30 डिग्री, आर बराबर 45 डिग्री, आर बराबर 60 डिग्री, आर बराबर 90 डिग्री। नॉर्मल सवाल हो गया। क्रांति कोण बनने का क्या शर्त है? प्रकाश सघन से विरल जाएगा, विरल से सघन। तो दोनों के लिए एक कंडीशन सेम है, क्रांति कोण भी तभी बनता है, पूर्णांतिक परावर्तन भी तभी होता है जब प्रकाश सघन से। तो सब दिमाग में है ना। आगे बढ़े, लिखो क्रांति कोण, ऐसे लिखना, क्वेश्चन करके लिखो, क्वेश्चन करके। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इसको अंतरापृष्ठ मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? आई क्या है? इधर मान लेते हैं सघन माध्यम है, इधर का अपवर्तनांक μ2, इधर का ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि μ2 का मान बड़ा है किससे? तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो कैसे? ये कैसे पता चला कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन? इसलिए ये तो हम भी बोल रहे हैं कि जिसका अपवर्तनांक उस सघन। हम पूछ रहे हैं क्यों? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उस सघन, ऐसा क्यों? तू बोला कि पानी का अपवर्तनांक 1 होता है, सॉरी पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है और हवा का, तब पानी का ज्यादा होता है इसलिए सघन हो गया। तो हम भी तो यही बोल रहे थे कि ज्यादा है तो सघन क्यों? तो देखो इधर, इधर देखो, इधर अपवर्तनांक कहते किसको है? निर्वात में प्रकाश का चाल और माध्यम में प्रकाश का चाल के अनुपात को म्यू बराबर सी बटा सी क्या है? निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल। अब भी क्या है? माध्यम में प्रकाश का चाल। अब सुनो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर ज्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश का चाल कम ना होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम है वो सघन है कि विरल है? सघन है। सघन है इसका मतलब प्रकाश को जाने में रुकावट ज्यादा मिल रहा है तो उसका चाल घट गया। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा उसमें चाल कम, तो सघन। क्लियर हुआ? सघन माध्यम, अपवर्तनांक ज्यादा तो सघन माध्यम क्यों बोले? क्योंकि अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो चाल कम होगा, और चाल कम किस में हो सकता है? सघन में कि विरल में? सघन में। देखिए आगे, इधर का अपवर्तनांक μ2 है, इधर का ज्यादा कौन है? तो सघन कौन हुआ? इस सघन हो गया, ई विरल हो गया। प्रकाश यहां से आ रहा है, कहां से? सघन से कहां जा रहा है? आई मान लो कि ऐसे चला गया, तो अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलेगा? क्रांति कोण ना। आपतन कोण क्रांतिक बन गया, क्यों? क्योंकि आर का मान 90 डिग्री हो चुका है। सही है यहां तक? क्रांति कोण ऐसी बनता है। अब हमको संबंध लाना है। किसका संबंध है? देखो क्वेश्चन में क्रांति कोण दिख रहा है, अपवर्तनांक दिख रहा है, ये दोनों में हमको संबंध चाहिए। किसको याद करोगे? स्नेल का नियम। तो क्या लिखते हैं? स्नेल के नियम से। बताओ, स्नेल का नियम लिखना सिखाए थे कल? बताओ, चश्मा खड़ा हो जाओ, क्या लिखोगे स्नेल का नियम? इधर देखो, इधर इधर देख के बोलो। तो ऐसे पढ़ाई करोगे तो पॉलिटेक्निक निकलेगा? कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो ना जी, तो कंपटीशन जैसा लगना चाहिए कि तैयारी कर रहे हो। 10वां में एगो बच्चा पढ़ता है, एक पॉलिटेक्निक का तैयारी करता है, दोनों में अंतर होना चाहिए। समझ रहे हो जी? बैठो, तुम बताओ स्नेल का नियम क्या लिखें? तुम बताओ। हमको देख के नहीं बोलना है, इसको देख के बोलना है। कल सिखाए हैं कल,
तो देखो इससे तुमको पता चल रहा है ना कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको तुम 100% कवर नहीं कर रहे हो। कवर नहीं करोगे तो परीक्षा कैसे निकलेगा बताओ। एग्जाम निकालना है तो जो हम पढ़ाते हैं अगला क्लास में पूछे तो आपको जवाब देना जब बनता ना है जी। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो कैसे होगा पढ़ाई। बैठो, आज फिर से बता रहे हैं, अगला क्लास में अगर नहीं बताया तो पीट देंगे, समझ गया। देखिए कुछ नहीं करना है, जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण साथ में लेना। खाली कौन लेगा कि साइन के साथ। तो उधर का अपवर्तनांक कौन है, तो हम लिखेंगे μ1 साइन 90। क्या बहुत भारी था। जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण साइन के साथ, तो μ1 साइन, आप फिर लिख देना बराबर। अब इधर आ जाओ, तो इधर का अपवर्तनांक कोण, तो μ2 साइन, खत्म। समझ में आया। दोबारा फिर बताने की जरूरत है, जिधर का अपवर्तनांक उधर का एक साथ, जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण एक साथ, और दोनों के बीच में बराबर, हो गया। यही लिखने का तरीका है। अगर तुम याद किया साइन आई बटा साइन आर, फंस जाएगा, समझ गया। वो जब लिखवाते हैं हम लोग स्नेल का नियम लिखो तब लिखवाते हैं कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो बोलने के लिए ठीक है, लिखने के लिए ठीक, लिखने के लिए जो तरीका बताए उसको याद करो। जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण, जिधर का अपवर्तनांक उधर का कोण एक साथ आएगा, बात खत्म। ठीक है। अब देखो इसको देखो तो क्या बनाई, साइन 90 का मान, तो इधर क्या हो गया μ1, इधर क्या है μ2 साइन IC। तो साइन IC बराबर क्या लिखोगे, μ1 बटा μ2 लिखोगे। अगर हम बोले कि IC बराबर क्या लिखोगे, तो साइन ही पट जाएगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा μ1 बटा μ2। ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। हाँ, IC बराबर अपवर्तनांक बराबर नहीं, क्रांति कोण बराबर साइन इनवर्स μ1 बटा, जहां पे μ1 किसका है, रेयर मीडियम का, अब μ2 किसका है, डेंसर का, सघन का। अब तुम उल्टा कर दिया तो आंसर भी उल्टा आ जाएगा, उल्टा वाला सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। लिखो इसको, दो माध्यम का अपवर्तनांक 3/2 तथा 2/3 है। दो माध्यम का अपवर्तनांक 3/2 तथा 2/3 है। तो क्रांति कोण का मान बताएं। तो क्रांति कोण का मान बताएं, बतावें आंसर। दो माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, क्रांति कोण पूछा है। देखो सबसे पहले कि दो माध्यम का अपवर्तनांक आपको दिया है ना, कितना दिया था, 3/2 और 2/। तो सबसे पहले तो तुम इसमें पकड़ना पड़ेगा तुमको कि μ1 कौन और μ2 कौन। तो ज्यादा कौन है, 3/2। तो इसको क्या मानना, सघन माध्यम। सघन माध्यम का क्या लिखे हैं, μ2 ना, तो इसको μ2 मानेंगे और इसको μ1 मानेंगे। अब फार्मूला पे पुट कर दो, तो IC बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स μ1। μ1 कितना, 3/2 है, 2/, अब बटा में 3/, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। तो कितना हो जाएगा IC बराबर, साइन इनवर्स 4/, इन्हें आंसर आएगा। फंस गया ना। तो तुमको बस यही दिखाना था कि तुम फंसोगे तो कैसे फंसोगे। उल्टा वैल्यू पुट कर दिया और सबसे पहला आंसर में रहेगा 90 डिग्री।
और तुम तुरंत मारेगा 90, हो गया खत्म। दिमाग में रखना है कि म्यू1 म्यू2 किसको लेना है, जो ज्यादा है वो म्यू2 है, जो कम है वो म्यू1 है। अब फॉर्मूला में है म्यू1 बटा म्यू2। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हेडिंग डाल लो लेंस, लिखो। अगला क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखिए पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो क्रांति कोण का मान बताएं। इससे भी बढ़िया सवाल बन गया ये तुम लोगों के लिए। पानी का अपवर्तनांक कितना है? 1.33। बोला कि क्रांति कोण का मान बताओ। तो सुनो इधर, पानी का अपवर्तनांक तो तुमको बोला कि 1.33 है, क्या दूसरा माध्यम का कुछ बोला? तो दूसरा माध्यम जब ना बोला जाए तो क्या मानना है? हवा। जब कुछ ना बोला जाए तो क्या मानना है? तब पानी का अपवर्तनांक 1 दूसरा माध्यम नहीं है तो दूसरा माध्यम क्या मानेंगे? हवा का कितना होता है? तो म्यू2 का काम कौन करेगा? म्यू1 का काम कौन करेगा? तो आईसी बराबर साइन इनवर्स म्यू1 बटा म्यू2। तो म्यू1 कितना? अब बटा में 1.33। समझ में आया? तो ये होगा आंसर। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए लेंस, ये अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा घर पे पढ़ाई लिखाई करो।